से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आगे नहीं बढ़ता। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता? ऐसी क्या चीज है जो हमें रोकती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती? आज हम कुछ इस बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके अलावा और बहुत सारी बातें के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं एमवे की तरफ से जो है लास वेगास होके आया और वहां पे मुझे एक नेटवर्क 21 का एक ऐसा सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला जिसमें दुनिया भर के तमाम डायमंड्स आए हुए थे। और उस सेमिनार के जो वक्ता थे वो भी एक बहुत ही बड़े वक्ता थे, जॉन मैक्सवेल। मुझे उनको सुनने का मौका मिला। तो जॉन मैक्सवेल जी से मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बातें हैं जो आदमी को एक बड़ा बिजनेस करने से रोकती है। सबसे पहली बात, जब हम लोग एमवे बिजनेस शुरू करते हैं तो हमसे ड्रीम, सपनों की बात होती है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या जो आपके सपने हैं, क्या वो वाकई में आपके सपने हैं? क्या आप वाकई में उन्हें पाना चाहते हैं? जब हम शांति से इस सवाल को पूछेंगे, अपने बात इसको सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ आप दुविधा वाली स्थिति में आ गए। सपना तो है, तो लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो पहला जो सबक है कि क्या आपका जो सपना है वो आपका खुद का अपना सपना है, या आपने एक स्टेटस के तौर पर या सुन के कि ये सपना बड़ा होता है, ये अच्छी चीजें हैं, ये हम पाना चाहते हैं, ये तब आपने अपना बना दिया, या वो वाकई में आपका सपना है, आपके हृदय में पैदा हुआ सपना है जिसे आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और जब हम उस सपने का वाकई में हमारा सपना है तो हर चीज की एक कीमत होती है। आप जितनी बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, आपको उसके लिए उतनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जब हमारे इतने बड़े सपने हैं तो हम देखते हैं कि उन सपनों को जब हम पाने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरीके की रुकावटें आती हैं, तमाम तरीके के भय आते हैं, डर आते हैं, और तब फिर हमें सोचना है कि हम जो पाना चाहते हैं वो भय से बड़ी चीज है या भय से छोटी चीज है। संबंधों को टूटने का भय कि हमारे जो इष्ट मित्र हैं उनसे हमारे संबंध खराब ना हो जाए, हमारा जो प्रेजेंट व्यवसाय है वो उससे प्रभावित ना हो जाए, हमारे पास जो आज की तारीख में जो मौजूद है चीजें वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, या हम अगर असफल हो गए तो हमारा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा, उसका भय। ऐसे बहुत सारे डर हमारे मन में बसे हुए हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत है, और मैंने ये देखा है इस दुनिया में जितना बड़ा व्यक्ति है वो उतना बड़ा साहसी है और वो उतना अपने सपनों के लिए सही कीमत अदा करने के लिए तैयार है। मैंने पढ़ा था हेनरी फोर्ड के बारे में, जिन्होंने जीवन की सबसे पहली कार बनाई,
जो आज भी कार कंपनी में पूरी दुनिया में अपना एक अलग तरीके का वर्चस्व रखती है कंपनी। अब जानते हैं कि हेनरी फोर्ड एक गांव में पैदा हुआ था और उसके पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा मेरे बाद मेरी खेती बाड़ी को संभाले और मेरे साथ खेती बाड़ी करे। इसीलिए हेनरी फोर्ड को उनके पिता ने उच्च शिक्षा के लिए मोटिवेट नहीं किया, बल्कि उनको जो है तीसरी चौथी कक्षा के बाद ही उन्होंने स्कूल जाने से रोक दिया और उनको जबरदस्ती करने लगे कि आप हमारा खेती बाड़ी में हाथ बटाइए। लेकिन हेनरी फोर्ड बहुत उद्यमी थे, वो कुछ नया करना चाहते थे, वो नई नई चीजों का निर्माण करा करते थे। तो उनसे परेशान होकर उनको मोटिवेट करने के लिए उनके पिता ने उनको जो इक्विपमेंट थे एग्रीकल्चर के, जो यंत्र थे, वो एक कमरे में रखे रहते थे। उस कमरे को हेनरी फोर्ड को उनके पिता ने जाना कि आपको जो करना हो आप इसी में कर लिया करो, लेकिन खेती बाड़ी में ध्यान दो और कुछ मत करो। हेनरी फोर्ड उसी तरीके से बड़ा होता रहा और लगभग 16 वर्ष का हो गया। और जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उनके गांव के से दूर एक कस्बे में एक टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हुई सरकारी, और उस समय तक वो बच्चा अपने पिता से विरोध करने की स्थिति में आ गया था। वो अपने पिता से विरोध करके उस ट्रेनिंग को लेने के लिए अपने गांव से बाहर गए। वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग करने के बाद उनको नौकरी मिली एडिसन की कंपनी में, जो बल्ब बनाती थी तब नई नई एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया था। उनकी जो कंपनी थी बल्ब बनाने की, उसमें उनको जो है नौकरी मिली। और वहां पे उन्होंने एक जुगाड़ रूपी कार का निर्माण किया। जब उस कार को वो लेके सड़कों पे घूमने लगे वहां पे, तो वहां पे एक जमींदार ने उस कार को पसंद किया और उस जमींदार ने हेनरी फोर्ड से वो कार खरीदी। जब उस जमींदार ने, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, उसने जब वो कार खरीदी तो चर्चा आ गई और वो चर्चा एडिसन के कानों तक पहुंच गई। और जब एडिसन को पता चला कि इतना बड़ा, इतना होनहार व्यक्ति मेरे यहाँ एक टेक्नीशियन की नौकरी करता है, तो हेनरी फोर्ड को उसने टेक्नीशियन से ऊपर करके एकदम से उस फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया, जो बिल्कुल टॉप 2-3 श्रेणी में आता। और उसकी तनख्वाह में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, 20 गुना 30 गुना उसकी तनख्वाह में इजाफा हो गया। अब आप सोचिए, अगर किसी को 2000 तनख्वाह मिलती है और उसकी एकदम से, या किसी को 5000 तनख्वाह मिलती है, उसकी एकदम से तनख्वाह 1 लाख कर दी जाए, उसे कैसा लगेगा? उसके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन हेनरी फोर्ड के मन में सपने भरे हुए, उन्होंने फिर एक कार का निर्माण किया। और जब वो कार का निर्माण कर रहे थे, उसी दौरान एडिसन को पता चला कि ये फिर कार का निर्माण कर रहे हैं। तब एडिसन ने उनको बुलाया और उनसे बोला कि देखिए, मैंने आपकी तनख्वाह इसलिए बढ़ाई है कि आप अपना पूरा ध्यान हमारी कंपनी में लगाएं, और अगर आप फिर भी ये उटपटांग काम कहा उसके लिए, उसके सपने के लिए, उस कार के लिए, अगर आप फिर भी यही करते रहेंगे तो हम आपको अपनी कंपनी से निकाल देंगे। अब या तो आप वो सब छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान लगा दीजिए, या फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। उस समय हेनरी फोर्ड ने क्या निर्णय लिया? उस समय हेनरी फोर्ड ने एडिसन की नौकरी को छोड़ने का निर्णय नहीं है, क्योंकि वो आदमी अपने सपनों के लिए पैदा हुआ था। उसका सपना अपना सपना था। उसका सपना सुविधाओं में, थोड़ी बहुत जगत की सुविधाओं में खोने वाला नहीं था। और फिर हेनरी फोर्ड ने अपने कुछ मित्रों से और कुछ रिश्तेदारों को मिला करके उन्होंने फिर जो है एक फैक्ट्री बनाई। जब उसने फिर एक फैक्ट्री बनाई जहां पे वो साल में 2-3 कार बनाते थे,
और वहां पे हेनरी फोर्ड ने कहा क्योंकि हमें बड़ा काम करना है, इसलिए अब हम इस फैक्ट्री में 12-13 कार बनाया करेंगे साल में। उनके पार्टनर्स जवाब देने लग गए, उनके पार्टनर्स घबराने लग गए और सबने हाथ खड़ा कर दिए कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना रिस्क है, सड़कें हैं नहीं, तुम कार बना रहे हो, चलेगी कहां, वगैरह वगैरह करके हर पार्टनर ने उनका साथ देने से मना कर दिया। फोर्ड के पास कोई विकल्प जब नहीं बचा तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री उन पार्टनरों को देकर के उस फैक्ट्री से अलग हो गए और फिर उन्होंने कार का निर्माण किया। और जब उन्होंने कार का अब की बार निर्माण किया तो उस समय कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कुछ लोग और भी लोग इस तरीके के जुगाड़ बना रहे थे, तो एक रेस अरेंज की गई। उस रेस में फोर्ड ने भाग लिया और उस रेस में फोर्ड जो है कि कार दूसरी जो ऑटोमोबाइल थे उनसे लगभग 2.5 मील के अंतर से आगे पहुंची थी, जीती थी, जिसकी वजह से सब लोगों का ध्यान उस पर गया और पहली दफे किसी बैंक ने फोर्ड को लोन दिया एक कार बनाने के लिए। और वही फोर्ड कहते हैं कि उसकी इतनी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी उसकी इतनी योजनाएं होती थी कि फाइनेंशियल उसके बैंकर हमेशा उससे घबराते थे। लेकिन फोर्ड जिस दिन मरा था उसके यहाँ 5 लाख लोग नौकरी करते थे। क्या आपका भी जो सपना है क्या वो फोर्ड की तरीके का है, या आपका सपना हालात के आगे समझौता करके, उनसे तालमेल करके आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? या आपको सोचना आपका सपना किस तरीके का है। यहां मैं देखता हूं लोग एमबीए बिजनेस भी कर लेते हैं। अब एमबीए बिजनेस आपने किया है तो क्या आप वाकई में उस बिजनेस के अपने आप को मालिक समझते हैं, या अभी भी आप उस बिजनेस को रिच डिवॉर्स और जेवन एंडल और उनके परिवार का बिजनेस समझते हैं, या आज भी आप इस बिजनेस को अपने अपलाइन का बिजनेस समझते हैं? क्या ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है? जब आपका खुद का बिजनेस है तो आप एक एक चीज ओनरशिप की तरीके से लेंगे। मैं बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस में मुझे सफल होने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस बिजनेस में ये जो कोर शब्द है, इस कोर शब्द को पे विश्वास करने में कि ये काम करेगा मेरे लिए, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। जब हम लोग काम करते थे तो सब लोगों के लिए बहुत आसान था प्लान दिखाना। प्लान सब लोग दिखा देते थे, लेकिन 100% यूजर की जब बात आती थी तो हम लोग उसमें समझौता करने लगे थे। बेवरली आज भी कहती है कि जब मैं किसी के यहाँ प्लान दिखाने जाती थी तो सबसे पहले मैं उनके बाथरूम में जाती थी, और जब मैं उनके बाथरूम में कोई दूसरे प्रोडक्ट देखती थी तो फिर मैं उनसे कहती थी कि जब तुम गंभीर हो जाओ इस बिजनेस के लिए तब फिर तुम मुझे फिर से बुला लेना। क्या आप वाकई में 100% यूजर हैं? राइट? कोर में कहा गया है कि आप 15 प्लान दिखाइए, कहा गया ना कि आप 15 प्लान दिखाइए महीने में। अब जब मैं ये बात करता हूं लोगों से कि 15 प्लान कितने लोग दिखाते हैं, तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं 15 प्लान दिखाने के लिए। ठीक है, 15 प्लान दिखाइए, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि 15 प्लान से ज्यादा मत दिखाओ। आप क्या पाना चाहते हैं इस बिजनेस से, ये आपके ऊपर है। जब मैंने कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, क्योंकि कपिल देव एक गांव का लड़का था, और आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि कपिल देव क्रिकेट नहीं खेलता था।
क्रिकेट कपिल देव के बड़े भाई खेलते थे, और उनके साथ जब जैसे खेलते होते हैं ना, तो भाई बहन कभी कभार घूमते घामते चले जाते, कपिल देव ऐसे चले जाया करते थे। और जब बॉल चली जाती है दूर, तो दूर कपिल देव फेंक देना। तो कपिल के पास जब गेंद आई तो उनके वहीं से आवाज आई, फेंक देना कपिल। तो कपिल ने वो जब गेंद फेंकी तो सब लोग ताज्जुब बन गए कि इतनी जबरदस्त थ्रो, ये तो फास्ट बॉलर बन सकता। तब कपिल देव को उन्होंने कहा कि आप फास्ट बॉलर बनिए। खैर, कट स्टोरी शॉर्ट, भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ। कपिल देव का उसमें नाम नहीं था। कपिल देव के एक और समकालीन खिलाड़ी थे अशोक मल्होत्रा जी। तो कपिल देव अशोक मल्होत्रा जी के पास गए और उनसे बोले कि चलो यार वीआरसी आते। अशोक मल्होत्रा ने देखा कि ये फ्रस्ट्रेशन में है ये व्यक्ति, और ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसा बोल रहा है। तो अशोक मल्होत्रा ने कहा, यार कपिल, चलो मैं उदास हूं कि मेरा टीम में नाम नहीं आया, तो जमती है बात, पर तू क्यों परेशान है? क्योंकि तेरा तो अभी रणजी ट्रॉफी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तू एकदम से नेशनल टीम में जाने की सोच रहा है, तू किस बेसिस पे परेशान है? तो कपिल देव अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं इसलिए श्योर हूं कि मेरा टीम में सिलेक्शन होना चाहिए कि मैं अपने इर्द गिर्द जितने भी क्रिकेट खिलाड़ियों को देखता हूं, मैंने कई जिलों में गया हूं, मैं जितने भी जिलों में मैंने क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा है, मैं ऐसा किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को नहीं जानता हूं जो टीम में सिलेक्शन के लिए मुझसे ज्यादा अभ्यास कर रहा हो या मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हो। इसीलिए मैं श्योर हूं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। और दोस्तों, उसी जगह जब टीम गई हुई थी तो वहीं पे एक फास्ट बॉलर शायद मदन लाल जी घायल हो गए, और जब घायल हो गए तो उनके रिप्लेसमेंट के रूप में कपिल देव को भेजा गया। कपिल देव का सिलेक्शन हो गया। सवाल यह है कि कितने लोग आरपी मिश्रा से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग राजेश राठौर से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग दुष्यंत चौधरी से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग अमित सोंधी से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। कर सकते हैं। आप सच्चे मन से आइए, राजेश राठौर के पास बैठिए, इनसे कहिए सर मुझे 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, या आपका जो भी अपलाइन हो, एमरल्ड हो, डायमंड हो, कोई भी हो, उससे पूछिए, उनसे उनका दिनचर्या जान लीजिए, वो कितना काम करते हैं ये जान लीजिए। आप उतना काम करना शुरू करिए, आपका पद उनसे बड़ा हो जाएगा, आपके बिजनेस उनसे बड़ा हो जाएगा। तो 15 प्लान दिखाना, उसमें लिखा है कि 15 प्लान आप दिखाइए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो मेरे साथ के जो मेरे ग्रुप के एमरल्ड हैं 5 तारीख में, उनमें से एक भी ऐसा एमरल्ड नहीं है जो 30 प्लान से कम दिखा करके एमरल्ड बना हो या प्लेटिनम बना हो। एक भी नहीं मैं जानता, बल्कि 35 प्लान, 45 प्लान, 60 प्लान दिखाने वाले तक मेरे ग्रुप में मौजूद है। तो 15 प्लान औसत अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, 15 प्लान। लेकिन अगर आप, कई लोग कहते हैं साहब हम तो काम करते हैं, वेरी गुड, क्या काम करते हैं, कितने बजे तक काम करते हैं? बोले साहब अब मैं प्रेशर उस पर कम डाल रहा हूं क्योंकि वो नौकरी करता है। मैंने क्या बोले टीचर है। मैंने कहा तब तो 4 बजे आ जाता। बोले हाँ 4 बजे आ जाता। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर ये बिजनेस तो शाम का ही बिजनेस है, शाम को ही किया जाता है। 4 बजे अगर आ जाता है तो शाम को 6 से लेकर के 11 बजे तक बहुत समय होता है इस बिजनेस को करने के लिए। हमारी क्या है, मेंटल ब्लॉकेज है, हमने खुद अपने मेंटल ब्लॉकेज बना रखे हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मेरे डाउनलाइन मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने पूछा उनसे आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बिजनेस से? उन्होंने कहा सर मेरा तो सबसे पहला गोल है कि मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। वेरी गुड। आपको क्या लगता है 1.5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपका बिजनेस किस लेवल का होना चाहिए?
तो उन्होंने कहा कम से कम, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं 1.5 लाख कमाना चाहता हूँ। पर मैंने कहा अगर आप 1.5 लाख कमाना चाहते हैं तो आपका बिजनेस कम से कम एमरल्ड लेवल का होना चाहिए और साथ साइड में आपका और भी वॉल्यूम होना चाहिए। बोले हाँ। उन्हें कब तक पाना चाहते हैं? बोले 2 जुलाई 2010 में मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। मैंने वेरी गुड, अगर आप कमाना चाहते हैं आप करते क्या है? बोले सर मैं 15 प्लान दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब उसमें भी एक आध कम रह जाता है। तो मैंने कहा भैया तब तो आपका ये 1.5 लाख वाला सपना पूरा होएगा, क्योंकि 15 प्लान से आप सफल तो होंगे, लेकिन आप एमरल्ड प्लस का इनकम आपको बनाने में मेरी समझ में कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 साल का समय लग जाएगा। हाँ, 15 प्लान अगर आप लगातार दिखाते हैं तो आप 1.5 वर्ष के अंदर आप एक प्लेटिनम लेवल का बिजनेस, एक सिल्वर लेवल का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा अगर आप करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाइए। और कार्य क्षेत्र में जब आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है लिस्ट खत्म हो गई सर, लिस्ट कहां से लाए? और लिस्ट लाने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। जैसे मुझे अमित जी ने सिखाया था कि दुष्यंत, सब लोग इंतजार करते हैं, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सब लोग इंतजार करते हैं कि वो मेरी तरफ पहले मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं। आप इंतजार मत करिए किसी की तरफ मुस्कुराने का, आप पहले मुस्कुराइए उसके सामने, उससे आप पहले उससे दोस्ताना शुरू करिए, आप उसको पहले विश कीजिए। हमने सामने सिखाया और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप रिव्यू में जाते हैं, आप बीबीएस में जाते हैं, आपके बहुत सारे कोलीग्स मिलते होंगे, क्या आपके क्रॉस लाइन मिलते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रॉस लाइन से आप संपर्क बना लीजिए, आप उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए, लेकिन दुआ सलाम आपकी पहले उनसे होनी चाहिए। इससे पहले कि आपका कोई कोलीग, आपका कोई क्रॉस लाइन आपको नमस्ते करे, आपको उससे पहले नमस्ते करनी चाहिए। मैं बताऊं, ये छोटा सा भी अगर आपने बात शुरुआत की तो कम से कम आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। आपको लगातार लोग मिलते रहेंगे, आप जहां जाएंगे लोग मिलते रहेंगे। प्लस प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप लोगों की सच्ची तारीफ करना सीखिए। सच्ची तारीफ से खाली मतलब ये नहीं है कि आप उनके गुणों को जाने और उनके गुणों की आप तारीफ करें, नहीं। सच्ची तारीफ बहुत सारी चीजों की हो सकती है। सर, या आपकी टाई बहुत बढ़िया आपने पहन रखी, यूनिक पहन रखी। जब यूनिक पहन रखी हो तभी, क्योंकि हमने अपने ऑनलाइन को बताया कि तारीफ करना चाहिए। बोले सर हमने तारीफ की, वो गुस्सा हो गया। हमने कहा क्यों गुस्सा हो गया? बोले भाई साहब हमको उसके बाल बहुत अच्छे लगे। हमने कहा आपके बाल बहुत सुंदर हैं। और वो गुस्सा सर बाद में हमको पता चला कि वो विग लगाए थे। तो तारीफ तो करनी चाहिए, लेकिन ढंग से सच्ची तारीफ कीजिए। सही तारीफ, क्या किस आदमी क्या चीज वो चाहता है, उसके अंदर क्या ऐसा गुण है, उसके ड्रेसिंग सेंस अच्छा है उसकी तारीफ कीजिए, उसके भगवान ने अगर उसको सुंदर बनाया उसकी तारीफ कीजिए। पर यहां भी ध्यान रखिएगा, अगर मनुष्य पुरुष है तो पुरुष की तारीफ करिएगा। हाँ, वुमेन्स या लड़कियां उनके लिए ये एक्सेप्शन है। तो आप सच्ची तारीफ करना सीखिए लोगों की। किसी का बैग अच्छा है, कोई नया बैग खरीद के लाया है, उसकी तारीफ कीजिए। कोई नई साइकिल खरीद के लाया है, स्कूटर खरीद के लाया है, मोटरसाइकिल खरीद के लाया है, कोई अपनी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता है, उसकी तारीफ कीजिए। कोई हमेशा अपनी पत्नी के साथ दिखता है, आप इस बात की तारीफ कीजिए कि वाह क्या जोड़ा है। किसी की हाइट अच्छी है, आप उसकी तारीफ कीजिए। कोई जूतों में हमेशा पॉलिश करके आता है, आप इसकी तारीफ कीजिए। किसी के दांत बहुत चमकते हैं, आप उसकी तारीफ कीजिए। किसी के हेयर कट जबरदस्त हमेशा बढ़िया आप देखते हैं फर्स्ट क्लास रहता है, आप इसकी तारीफ कीजिए।
किसी के अपने कपड़े बहुत मैचिंग पहनता है, आप इसकी तारीफ कीजिए। फाइंड आउट समथिंग जिसको आप अच्छा कह सके एंड स्टार्ट। ये आप अपने घर से शुरू कर दें, अपने पड़ोसियों से शुरू कर दें। तो ये जब आप काम शुरू करेंगे तो आप, मेरा अपना मानना है कि आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। आप ट्रेन में चले तो लोगों से कनेक्ट कीजिए, पहले नमस्ते कीजिए लोगों से, मुंह फुला के मत बैठे रहिए, मुस्कुराइए लोगों की तरफ देख के, पहले से मुस्कुराइए, एक कदम आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे आपका कभी लिस्ट खत्म होगी ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जो असली बिजनेस आप जब करना सीखेंगे वो तभी सीखेंगे जब आप प्रोस्पेक्टिंग करना सीख जाएंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं सीखे तो आप कभी भी सही बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तब दिक्कत ये थी कि हमने बटोरे हैं आंधी के आम, इतने गिरे हुए थे, एक को बता दो, एक को प्रोस्पेक्टिंग कर दो तो वो 10 की कराता था, वो 4 को लेके चला आता था। लेकिन आज स्थितियां दूसरी हैं। आज तो एमवे का नाम लेने से पहले बहुत संभल के बताना पड़ता है कि एमवे है, क्योंकि अगर एमवे का नाम ले लिया तो प्रोस्पेक्टिंग होगी तो ही वो दूर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप एमवे का नाम भी कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो भी आपकी, मैं देखता हूं कि लोगों की उत्सुकता होती है इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स में जानने। लोग अपनी राय प्रकट करते हैं। मेरे से कोई पूछता है आप क्या करते हो, क्या बताऊं उसे क्या करता हूं, मैं अक्सर यही कह देता हूं एमवे करता हूं। आपने सुना है? हाँ हमने सुना है। फिर वो बताता है मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ये कमी थी। मतलब वो सीधा बता दिया कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्शन, अगर ये क्लियर कर दो तो मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये आपको लगातार करना सीखना पड़ेगा अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी जब हम यूएस में थे या कहां थे पता नहीं, मैंने किसी लीडर से सुना, मैंने ये सुना कि अगर आप इस बिजनेस को तेजी से करना चाहते हैं तो आपके पर्सनल स्पॉन्सर कम से कम 4 होने चाहिए हर महीने। कम से कम पर्सनल स्पॉन्सर 4 होने चाहिए हर महीने। और अगर 2 से कम हो रहे हैं तो आपका 2 हो रहे हैं, आपका बिजनेस सामान्य चल रहा है। 2 से कम हो रहे हैं तो आपका स्थिति गड़बड़ है। और जो हमारा जो पहले एक था, जो नियम था कि 30 टू बी फ्री, आज भी हमें 30 टू बी फ्री ही चाहिए। आप 30 पर्सनल स्पॉन्सर कीजिए और पर्सनल स्पॉन्सर करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उनका सही तरीके से स्टार्टअप कीजिए तो आप देखेंगे कि 30 स्पॉन्सर के अंदर आपके कम से कम 2-3 लोग ऐसे होंगे, 2-3 जगह से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके चलने शुरू हो जाएंगे, जिनमें बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 30 स्पॉन्सर 30 स्पॉन्सर से कम फ्रंट लाइन अगर आप बना रहे हैं तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप ये कितने दिन में बनाएं? क्योंकि अपना जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम है वो जितनी जल्दी फिनिश कर लोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि जैसे ही आपके नीचे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग होने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका टाइम, एक तो टाइम आपका दूसरी जगह जाने लगेगा, अपने डाउनलाइंस के प्लान दिखाने में, उनके लिए काम करने में जाने लगेगा। और दूसरा क्या होगा, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब इज्जत मिलनी शुरू हो जाए तो बेइज्जती कराने की आदत खत्म हो जाती है। क्योंकि हालांकि बेइज्जती कहीं नहीं होती, लेकिन हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमें इंसल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फील होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको लगता है कि हमें किसी ने इंसल्ट कर दिया। तो अब हमारी सुबह शाम तक तारीफ हो रही है, अरे सर आइए और सर बैठिए और फलाने सर डायमंड सर आ गए, हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है। और फिर जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो वो मुस्कुराता है, वो हंसता है ना, वो मजाक उड़ाता है हमारा, या